हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों को राधे जीएस इनसाइट में। और इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी अर्थात आरओ और एआरओ जो 2023 में पेपर हुआ था। हालांकि ये पेपर निरस्त हो गया, अभी तक इसका री एग्ज़ाम नहीं हुआ है और जो कि 27 जुलाई को इसका एग्ज़ाम होने का डेट आ गया है। तो इस जो 11 तारीख को जो 2023 वाला पेपर हुआ था और निरस्त हो गया है, इस पेपर को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। हालांकि ये सॉल्व पेपर ही है यूथ कंपटीशन का, और ये पेपर थोड़ा काफ़ी लेंदी था, टफ भी था क्योंकि इसमें कथन और कारण के ज़्यादा प्रश्न थे। तो इसको हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए इस पर अब ये 2023 से लेकर अभी मतलब 2000 तक जितने आरोप पेपर हुए हैं प्री और मेन दोनों को, इस पर हम सॉल्व कराएंगे। तो जब इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो पहला प्रश्न क्या है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। पहला प्रश्न क्या है कि कथन क्या कर रहा है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक क्या होता है, घटते जाता है। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटते जाता है, ये सबको पता है कि क्वथनांक वो ऊंचाई बढ़ने पर घट जाता है। उसके बाद दूसरा रीजन क्या दे रहा है कि ऊंचाई के साथ वायुमंडल का दाब बढ़ता है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है, सबको पता होगा कि ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता नहीं है, घटता जाता है। देखिए, ऐसे प्रश्नों को कथन और कारण वाला प्रश्न का होते बहुत आसान है लेकिन दिखते बहुत कठिन है। और इसमें 4 स्टेटमेंट दे देता है कि ए सत्य है, और मतलब ए सत्य है आर गलत है, ए असत्य है आर असत्य है। अर्थात एक दे देगा कि दोनों सत्य है, और एक स्टेटमेंट होता है कि दोनों सत्य है और कथन और कारण का सही व्याख्या कर रहा है। देखिए, पहले इसमें दे दिया कि एक सही है और क्या इसमें बी आर जो है क्या गलत है। तो आगे कोई स्टेटमेंट बनता नहीं है, सीधे सीधे इसमें सही आंसर हो जाएगा ए। इसका ए सत्य है किंतु आर असत्य है। और जो दोनों सही होता तब इसका हम लोग देखते हैं कि व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हालांकि व्याख्या कर रहा है, इसके लिए एक बस सिंपल सा एक फार्मूला आता है कि कथन के आगे क्योंकि लगा दें, कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक बढ़ता है, और इसके आगे क्या लगा दें, क्योंकि। क्योंकि के बाद से और जो देखिए, क्योंकि ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। और ये ऊंचाई क्योंकि के बाद से जो कारण ये है, ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। तो ये कारण क्योंकि के बाद से लगाने के बाद से और जो सही हो रहा है, तो मान लेंगे कि कथन सही है और जो कारण है इसका सही एक्सप्लेनेशन सही व्याख्या कर रहा है। अगर जो क्योंकि लगाने के बाद से और जो देखेंगे कि कारण सही नहीं हो रहा है, तो मान लेंगे कि और जो उस स्थिति में जो स्टेटमेंट दोनों सही होगा तो सही लगा देंगे। और लेकिन सही होने के बाद से भी ये कर सकते हैं कि दो इसका व्याख्या नहीं कर रहा है, और जो कारण गलत होगा तो वो तो गलत होगा ही। ठीक, तो अगला देखते हैं, इसका अगला प्रश्न क्या कर रहा है और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दाब किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को कहते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है, जिस कारण क्वथनांक भी घटता जाता है। इस प्रकार कथन सही है और कारण क्या है, गलत है। वायुमंडलीय दाब के और जिससे संबंधित कुछ उदाहरण देखें तो पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है क्योंकि वहाँ पे क्वथनांक कम हो जाता है। फिर वायुयान में बैठे यात्री में फाउंटेन पेन स्याही का रिसाव होने लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी दाब कम होने लगता है। प्रश्न दूसरा क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शहर वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित नहीं है। कौन से शहर वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन क्या दिया है, गजनी। ऑप्शन दे रहा है गजनी, फरगना, कंधार, समरकंद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा ये फरगना नहीं है और ये समरकंद नहीं है। गजनी और कंधार इस समय वर्तमान में कहाँ है, ये तो अफगानिस्तान में है। और इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो वर्तमान समय में अफगानिस्तान में गजनी और कंधार शहर स्थित है, जबकि फरगना और समरकंद मध्य एशिया के देश में उज्बेकिस्तान में स्थित है। मुगलों का संबंध मूल रूप से फरगना और समरकंद से रहा है। अब जो भी इतिहास के प्रश्न पूछ रहे हैं सीधे सीधे नहीं प्रश्न पूछते हैं, उसको स्टेटमेंट बना के या कहीं दूसरे तरह से। तो हम लोग को इतिहास के प्रश्नों को, इस तरह के प्रश्नों को भी काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा कि कौन से शहर कहाँ था और कौन सा राजा कब कहाँ शासन किया था। अगला प्रश्न है कि सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालक्रम क्या है। तो पहला दिया है खिज्र खां, फिर मोहम्मद शाह, मुबारक शाह, फिर अलाउद्दीन आलम शाह। तो
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो क्रम में देखें तो पहले आया खिज्र खां जो कि 1414 से 1421 तक था। फिर उसके बाद से मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह कब था? तो 1434 से 1445 तक था। कब से कब था? 1434 से 1445 तक। फिर उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह, ये 1445 से 1451 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भूरे, हरे और काले रंग के पहले, दूसरे और तीसरे छल्ले के साथ रंग कोडित कार्बन प्रतिरोधी पर 15 वोल्ट का वोल्टेज लगाया जाता है। प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा क्या है? प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा क्या है? ये प्रश्न काफ़ी आसान था, लेकिन बस इसको भ्रमित करने के लिए इसमें कलर डाल दिया कि भूरे हरे काले रंग का कोडित कर दिया है। सिंपल सा एक सिंपल सा एक वो फार्मूला होता है क्या इससे संबंधित, वोल्टेज से संबंधित, V इक्वल टू क्या होता है? IR। ठीक, तो इसमें आई और जो इस इधर हम आई को इधर कर दें तो V पान क्या हो जाएगा? एक मिनट, अर्थात V इक्वल टू IR था। तो एक मिनट, इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है V इक्वल टू IR, और जो I को हम इधर कर दें तो और V को इधर कर दें तो V पान R हो जाएगा। और इसमें क्या दिया है? 15 वोल्टेज, तो 15 पान 15 बराबर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर। इसमें दिया है कि 15 वोल्टेज लगाया जाता है, प्रतिरोधकता के माध्यम से प्रवाहित होने वाला धारा क्या होगी? तो सिंपल सा इसका 1 एम्पियर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्रकार के क्षरण पर विचार करके तथा इस प्रकार के क्षरण को कारण खेत में मिट्टी को नुकसान के बढ़ते क्रम में संदर्भित सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला क्या है? अवनालिका क्षरण, बौछारी क्षरण, फिर नालिका क्षरण, फिर परत क्षरण। तो इसको क्रम से लगाना है कि पहले मतलब कौन होता है, पहले परत क्षरण होता है, उस नालिका क्षरण होता है, बौछारी क्षरण होता है कि क्या होता है। ठीक, तो इसको हम लोग देखें तो सबसे पहले क्या होता है, और जो देखिए इसको सिंपल से ये थोड़ा कॉमन सेंस से भी और जो सॉल्व करें तो सॉल्व हो जाएगा। पहले क्या होता है, गांव में कहते हैं ना कि बौछार पड़ने लगा, बारिश आने लगा तो क्या हो गया? बौछार पड़ने लगा। ठीक है, तो बौछार पड़ने लगा, सबसे पहले क्या होगा? बौछार आ जाएगा। काहे कि बारिश होगी तभी तो कोई पानी गिरेगा तो नाली की तरफ से बहेगा, या परत उसका क्षरण होगा, या अवनालिका बनेगा। तो सबसे पहले क्या होगा? बौछारी चरण। तो इसमें हम ढूंढेंगे कि इसमें 2 ऑप्शन पहला कहाँ है। ठीक, तो 2 ऑप्शन मतलब ऑप्शन नंबर 2 किस में दिख रहा है? ए में, सी में, बी में और डी में। तो ए में तो है नहीं, तो ए को हम इसको क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। ये एलिमिनेटेड प्रोसेस होता है, इसे काफ़ी प्रश्न सॉल्व करने से काफ़ी आसान हो जाता है। इससे हम बी को भी नहीं, बी में है। ठीक, बी में है तो बी को हम छोड़ देंगे। ठीक, ए को काफी कैंसिल करेंगे, बी को सही कर मतलब बी को छोड़ देंगे। ठीक, उसके बाद सी में देखते हैं तो सी में भी नहीं है। ठीक, तो इसको सी को हम कैंसिल कर देंगे। उसके बाद देखेंगे क्या? डी में है, तो डी को भी देखें। अब ऑप्शन क्या आ गया? 50-50 हो गया। ठीक, उसके बाद बौछारी क्षरण के बाद से देखते हैं तो उसके बाद क्या आता है? नलिका क्षरण, परत क्षरण या अवनालिका क्षरण। ठीक, एक मिनट, हम लोग बी और डी में देख चुके थे। बी, ये ए और सी तो कैंसिल हो गया था, बी और डी दोनों में देखना है। तो पहले क्या आया? बौछारी क्षरण। उसके बाद क्या देखेंगे? नालिका क्षरण या परत क्षरण या अवनालिका क्षरण। तो नालिका क्षरण मतलब एक गाँव का था ना, नाली में पानी बह रहा है, तो नाली की पानी कब बहेगा? जब परत ऊपर का परत मतलब ऊपर की जो परत हुई पानी, ऊपर ज़्यादा पानी होगा तभी तो नाली की तरह से बहेगा। तो इसमें दूसरा क्या आ जाएगा? परत क्षरण, अर्थात ऊपर की जब मिट्टी कटेगी तभी तो नाली में पानी बहेगा। तो दूसरा क्या आ जाएगा? परत क्षरण। तो जब देखेंगे इसमें चौथा किस में है? बी में है कि डी में? तो सीधे सीधे दिख रहा है कि बी में है, तो बी हम लोग सही कर देंगे, ये डी कैंसिल हो जाएगा। एलिमिनेट प्रोसेस से काफ़ी प्रश्न देखने में थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक, और इसकी थोड़ा बहुत व्याख्या भी देख लें तो मृदा अपरदन के 4 चरण, मिट्टी के नुकसान बढ़ते क्रम में। मृदा अपरदन के 4 चरण, पहला क्या आता है? बौछारी चरण, फिर पतर नहीं, ये परत क्षरण हो जाएगा, फिर नालिका क्षरण, उसके बाद अवनालिका क्षरण, उसके बाद धारा चैनल। हालांकि ये सारे ये जो क्षरण होते हैं अपरदन, ये ज़्यादातर बुंदेलखंड एरिया में देखा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि ये राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे प्रधानमंत्री की मर्जी के पद पर वो प्रधानमंत्री की मर्जी तक पद पर बने रहते हैं। ठीक, स्टेटमेंट ये है। और अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि वे संसद के सदस्य के विशेषाधिकार के हकदार नहीं हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि इसका सही आंसर हो जाएगा कि इसमें ऑप्शन क्या दे रहा है कि ओनली टू, न ही एक न ही दो, और इसमें डी में ऑप्शन क्या दे रहा है दोनों। तो इसका सही स्टेटमेंट क्या उत्तर होगा कि ये दोनों गलत है। क्या है, ये दोनों गलत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, नाइदर वन नॉट टू, नॉट वन नॉट टू। और एक्सप्लेनेशन के बारे में देखें तो भारत के महान्यायवादी के पद की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 76 में की गई है और यह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है, अर्थात इसको प्रधानमंत्री नहीं हटाते हैं, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। उसके बाद से संसद के दोनों सदनों में बोलने या कार्रवाई में भाग लेने या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मताधिकार के बगैर भाग लेने का अधिकार है। अर्थात संसद के दोनों सदनों में बैठक में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन ये मत नहीं दे सकते हैं। किसी भी कानून बनाते समय अपना मत ये नहीं दे सकते हैं। उसके बाद एक संसद के सदस्य की तरह सभी भत्ते व विशेषाधिकार का अधिकार होता है। इनको संसद की तरफ से सभी भत्ते व विशेषाधिकार मिलते हैं। इसमें क्या पूछा था कि वे संसद के सदस्य के विशेषाधिकार के हकदार नहीं होते हैं, अर्थात ये स्टेटमेंट गलत दिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न है क्या है, तो स्विमिंग पूल की वास्तविक गहराई को से कम गहरा प्रतीत होने का कारण क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण क्या है। ऑप्शन ए क्या है, परावर्तन, बी क्या है, प्रकाश प्रकीर्णन, सी है अपवर्तन, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अपवर्तन। और इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण इसका क्या होता है, अपवर्तन अर्थात रिफ्रैक्शन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली अन्य घटनाएं देखें, अपवर्तन से कौन सी अन्य घटनाएं होती हैं। तो इसमें आता है क्या, किसी बर्तन की तली में पड़े सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, फिर नदी के तली में पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से ऊपर की ओर उठी हुई दिखाई देती है, और सूर्योदय के पहले व सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई देना। उसके बाद तारों को टिमटिमाते हुए दिखाई देना भी क्या है, तो अपवर्तन का ये कारण है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कथन और कारण वाला प्रश्न है। इसको देखते हैं। अगला क्या है, 5 आइज संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित 5 देशों का क्या है, खुफिया गठबंधन है। वे स्टोन घोस्ट नामक एक सामूहिक गुप्त डेटाबेस के माध्यम से अपने देश के हितों के लिए खतरों के बारे में खुफिया जानकारी साझा करते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन क्या दिया है, ए सत्य है किंतु आर गलत है, बी क्या है कि ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, सी है कि दोनों सत्य है और सही बी, और आर क्या है इसकी व्याख्या करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या होगा, सी। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अर्थात दोनों स्टेटमेंट सही है और इसकी सही व्याख्या भी ये आर कर रहा है। और इस एक्सप्लेनेशन में इसका देखें तो 5 आइज 5 देशों ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक बहुपक्षीय खुफिया गठबंधन है और इसका विकास सोवियत संघ के खतरे को ध्यान में रखकर द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था। स्टोन घोस्ट नामक एक सामूहिक गुप्त डेटाबेस के माध्यम से समान हित की खुफिया जानकारी आपस में साझा करते हैं। खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर को हत्या को भारत से जोड़ने का हालिया आरोप में 5 आइज को चर्चा में ला दिया था। ये उस समय का जब एग्जाम हुआ था उस समय करंट अफेयर से प्रश्न पूछा गया था। ये काफ़ी उस समय 5 आइज काफ़ी चर्चा में था। जो कनाडा में ये जो खालिस्तानी समर्थक थे नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो गई थी, इन्हीं की वजह से ये 5 आइज काफ़ी में चर्चा में था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है कि ये भी कथन और कारण वाला है। कथन देखते हैं क्या है, अनाज वाली फसलों के अंतराशस्यन के रूप में शामिल होने पर दलहनें पूरक फसलों के रूप में कार्य करती हैं। ठीक, ये क्या है, कथन। और कारण क्या देखते हैं कि मूसलाधार प्रणाली
मूसला जड़ प्रणाली दलहन रेशेदार जड़ प्रणाली वाले अनाजों की फसलों के साथ पोषक तत्वों और नमी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं। तो इसका इसमें क्या दे रहा है, ऑप्शन ए में क्या दे रहा है, ए सत्य है, बी क्या है कि ए और आर दोनों सत्य है और इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। उसके बाद सी क्या है कि ए सत्य है किंतु आर गलत है, और डी क्या है दोनों सत्य है और सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। और इसका एक्सप्लेनेशन में देखें तो अनाज वाली फसलों के साथ अंतर सस्यन के रूप में शामिल होने वाली दलहनी फसलें पूरक फसल के रूप में कार्य करती हैं, जैसे जौ के साथ मटर। वहीं रेशेदार जड़ प्रणाली वाली फसलें मिट्टी की ऊपरी सतह से नमी ग्रहण करती हैं, जबकि मूसला जड़ प्रणाली की दलहन या अन्य फसलें मिट्टी की निचली परतों से नमी ग्रहण करती हैं। इसलिए इनमें से किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, और अर्थात इसमें ए और आर दोनों सत्य हैं और इसकी सही व्याख्या लेकिन नहीं कर रहा है। उसके बाद से अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से प्रारंभ एवं आखिरी गतिविधि। तो इसके प्रश्न क्या देगा, पाई मेसान की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज और प्रोटॉन की खोज। ये क्रम से दिखाना है कि सबसे पहले किसकी खोज हुई थी। इसके लिए क्या हो, सभी लोगों को पता होना चाहिए कि किसकी खोज कब हुई थी। इसका सही आंसर थोड़ा एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी। 1897 में जे थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन की खोज। 1897 में जे थॉमसन। प्रोटॉन 1909 में गोल्डस्टीन। उसके बाद प्रोटॉन की खोज तो 1909 में गोल्डस्टीन ने किया था। यहाँ पे कभी कभी रदरफोर्ड भी दे देता है और गोल्डस्टीन भी, तो और जो ऑप्शन में रदरफोर्ड ना हो तो गोल्डस्टीन ही सही होगा। उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज 1932 में चैडविक ने किया था। पाई मेसान 1935 में एच यूकावा ने। पॉजिट्रॉन की खोज 1932 में एंडरसन ने, और न्यूट्रिनो की खोज 1930 में पाउली ने किया था, और हिग्स बोसान की खोज 1964 में पीटर हिग्स ने किया था। तो अर्थात इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद अगला प्रश्न भी कथन और कारण से संबंधित है। तो दक्षिण अफ्रीका के नेतृत्व के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया। दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए क्या किया, तैयार किया। तो ये कथन क्या होगा, सही हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में जितना भी संघर्ष किए यहाँ पे उसका यहाँ पे जो भी आंदोलन हुआ उसका अनुभव गांधी जी को यहाँ मिला। उसके बाद रीजन क्या दे रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को यह विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू, संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। तो ये भी क्या है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और इसका कथन और कारण कारण क्या है, इसका सही व्याख्या कर रहा है। आप इसका देखते हैं क्या कर रहा है कि बोथ ए और आर दोनों सही है, अर्थात ए आर दोनों सही है और सही, और आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है, अर्थात दोनों सही है। और जो आर कथन है कारण है कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को जुझारूपन को देखकर गांधी जी को विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू, संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। तो ये भी सही है और इसका सही व्याख्या भी कर रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखें इसका। तो गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान किए गए आंदोलनों ने उन्हें भारत में राष्ट्रीय आंदोलन या नेतृत्व करने के लिए पृष्ठभूमि और अनुभव प्रदान किया। दक्षिण अफ्रीका का अनुभव ने भारतीयों को जुझारूपन, संघर्ष और बलिदान पर विश्वास दिलाया था। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, और कथन कारण की सही व्याख्या क्या है, कर रहा है। अगला प्रश्न मैथ से संबंधित था कि एक धनराशि 7% सालाना ब्याज की दर से 5 वर्ष की 544 रुपया हो जाती है। यही धनराशि 9% सालाना साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना हो जाएगी। तो ये मैथ का प्रश्न था, हालांकि 10 क्वेश्चन इसमें होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, फार्मूला से संबंधित था, तो इसको काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इसका सही आंसर 508 था। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व नहीं करा रहे हैं, काफ़ी टाइम लग जाएगा। जीएस का इसमें केवल प्रश्न देखना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड को सही
का चयन कीजिए। तो जय वर्मा सिन्हा टेल्स फ्रॉम रिपब्लिक के लेखक, अर्थात एक तरफ से लेखक हैं और दूसरी तरफ उनका किताब जो बुक लिखे हैं उनकी पहल। ये उस समय काफ़ी चर्चा में थे। मालदीव के जो राष्ट्रपति थे मोहम्मद मोइजू। तो इसका डी का और जो इसको मिलान करें तो डी का किस में जाएगा, 4 में। तो इसको सही से देखते हैं। इसमें देखेंगे डी का ऑप्शन किस में है, तो डी बी में भी है, डी में भी है, सी में है, ए में नहीं है, अर्थात ए ऑप्शन क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। ठीक, उसके बाद ए और बी सी को मिलाएंगे। ठीक, तो एक्सप्लेनेशन ही देख लेते हैं, काफ़ी उसमें लेंदी हो जाएगा। तो जया वर्मा क्या थी उस समय, रेलवे बोर्ड की पहली अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष थी, पहली महिला अध्यक्ष हैं। फिर मनोज नाथ क्या है, टेल्स फ्रॉम बनाना रिपब्लिक के। उसके बाद श्रेथा थ्राविसन क्या है, तो थाईलैंड की उसमें प्रधानमंत्री थे। मोहम्मद मोइजू मालदीव के राष्ट्रपति थे। तो ये मिलान करने वाला था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर इसका सही सी हो जाएगा। अगला प्रश्न भी मिलान करने वाला था। इसमें क्या है कि अनुसंधान, उसके बाद से शहर, कौन सा अनुसंधान जो संस्थान है किस शहर में है, तो शुष्क वन अनुसंधान, हिमालय वन अनुसंधान और वर्षा वन अनुसंधान। और उसके बाद डी क्या है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन अनुसंधान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक मिनट, पूछा क्या है इसमें, नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। अच्छा, सही सुमेलित पूछ रहा है, कितने युग्म सही सुमेलित हैं। ठीक, तो इसका आप आंसर क्या हो जाएगा, 3 डी, सॉरी, क्योंकि इसमें 3 सही हैं। और इसका एक्सप्लेनेशन देखें, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। हिमालय वन अनुसंधान शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह स्थान हिमाचल प्रदेश में और जम्मू एवं कश्मीर राज्य की वानिकी अनुसंधान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ये तीनों ऑप्शन इसमें सही है। जोधपुर शुष्क वन अनुसंधान जोधपुर, हिमालय बस ये गलत है, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये शिमला में है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, परासरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, यदि इसमें पूछ क्या रहा है कि यदि एक अर्ध पारगम्य झिल्ली विलायक और विलयन के मध्य रख दी जाए तो विलायक के अणु इस झिल्ली से निकलकर शुद्ध विलायक में विलय की ओर प्रवाहित हो जाएंगे। अगला क्या कह रहा है, स्टेटमेंट है विलायक के प्रवाह की यह प्रक्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पूछा क्या है कि ए सही है, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है, केवल एक सही है, और दोनों गलत है या केवल 2 सही है। तो इसका सही स्टेटमेंट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी, अर्थात क्या है इसमें केवल एक सही है। और इसका एक्सप्लेनेशन देखें, तो यदि एक अर्धपारगम्य झिल्ली विलायक और विलयन के मध्य रख दी जाए तो विलायक के अणु इस झिल्ली में से निकलकर शुद्ध विलयन की ओर प्रवाहित हो जाएंगे। इस प्रकार कथन 1 सही है और सही विलायक के प्रवाह की प्रक्रिया परासरण कहलाती है, प्रतिलोम परासरण नहीं। कि एक कहलाती क्या कहलाती है, सिंपल परासरण कहलाती है, प्रतिलोम परासरण नहीं। अगला प्रश्न उसमें करंट अफेयर से बजट से संबंधित था, तो ये इस समय के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि देख लेते कैसे प्रश्न पूछा था कि बजट का आकार कुल पूछ लिया था, कितना उत्तर प्रदेश के बजट का आकार था। उसके बाद से राजकोषीय घाटा कितना रहने की अनुमान था। तो ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं बजट से संबंधित। उसके बाद एक अगला प्रश्न ये करंट अफेयर से था कि काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो प्रख्यात सांख्यविद CR राव का निधन, रुद्र बीड़ा वादक उस्ताद अली जरकी का निधन, और भारत में सार्वजनिक शौचालय के जनक बिंदेश्वर पाठक का निधन, और भारत के हरित क्रांति जनक है स्वामीनाथन का। ये प्रश्न करंट अफेयर से था, तो इसके लिए ये कोई इम्पॉर्टेंट अब नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कि बीज गुणन चरणों के निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें प्रारंभिक चरण से अंतिम चरण तक काल क्रमानुसार में व्यवस्थित करें। ठीक, तो इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर
ए नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि इसके काल क्रमानुसार देखें तो केंद्रक का बीज क्या होता है, पहले होता है, उसके बाद प्रजनक बीज दूसरा होता है, फिर आधारीय बीज, फिर उसके बाद पंजीकृत बीज, उसके बाद प्रमाणित बीज। अगला प्रश्न भी कथन और कारण से संबंधित है। तो कथन क्या कह रहा है कि भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत का जूट उत्पादन पीली क्रांति के कारण बढ़ा है। ये तो सबको बता कि पीली क्रांति जूट उत्पादन से नहीं है, जबकि ये सरसों या तेल उत्पादन से संबंधित है। तो ये तो सीधे सीधे गलत हो जाएगा। तो आगे कोई ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं और ये ऑप्शन सही है, अर्थात इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कि बी सत्य है, बी सत्य है किंतु आर सॉरी बी सही, ऑप्शन इसका बी होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसमें क्या कर रहा है कि ए सत्य है किंतु आर गलत है, अर्थात कथन सही है, कारण गलत है। और एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। इसके बाद क्रमशः बांग्लादेश, चीन, उज्बेकिस्तान, नेपाल आदि का स्थान आता है। और राज्यों में पश्चिम बंगाल, बिहार, असम प्रमुख जूट उत्पादक राज्य हैं। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है, जबकि जूट उत्पादन में वृद्धि के लिए गोल्डन फाइबर। पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो तिलहन क्रांति उत्पादन से है, और जबकि जूट उत्पादन में वृद्धि के लिए गोल्डन फाइबर का क्रांति का नाम प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार अभिकथन ये सत्य है और कारण क्या है, गलत है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नीचे दिए कथन और कारण, ये भी कथन और कारण संबंधित है। तो रोस्कोमोस के चंद्रमा पर लूना 25 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा तक पहुंचने की गारंटी सुनिश्चित करता है। उसके बाद से क्या अगला आर क्या कर रहा है, रूस और चीन मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टिमस समझौते के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान का नेतृत्व करेंगे। उस समय ये काफ़ी में चर्चा में था। भारत ने चूँकि अपना मिशन मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा डी क्या हो जाएगा, अर्थात ये असत्य है। इसमें क्या था, ये असत्य है और आर गलत है, मतलब कथन सत्य है, कथन असत्य है और कारण क्या है, सही है। और इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो रोस्कोमोस के चंद्रमा पर लूना 25 का मिशन उद्देश्य चांद के ध्रुवीय रेजलीय सतह सामग्री की संरचना और चंद्र ध्रुवीय वायुमंडल के प्लाज्मा और धूल कणों को अध्ययन करना है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान मिशन का निर्माण चंद्र सतह या चंद्रमा की कक्षा में किया जाएगा। चंद्र अन्वेषण, चंद्र आधारित अवलोकन, बुनियादी वैज्ञानिक प्रयोग और तकनीकी सत्यापन जैसी वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों को संपन्न करेगा। फिर उसके बाद ILRS का निर्माण चीन और रूस द्वारा किया जा रहा है। वहीं नासा का आर्टिमस कार्यक्रम 2020 में शुरुआत किया गया, जिसके तहत वर्ष 2024 तक चंद्रमा पर पुरुष और महिला यात्री भेजना है। इस कारण आर मतलब का रीजन का कारण क्या है, सही है। अगला प्रश्न मैथ से है कि y का x प्रतिशत किसके y प्रतिशत के बराबर होगा। तो ये प्रश्न परसेंटेज से संबंधित सॉल्व करने वाला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। इसको प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने में काफ़ी समय लग जाएगा, चूँकि 140 प्रश्न है, इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। अगला प्रश्न भी कथन और कारण से संबंधित है कि सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है। ठीक, तो सही बात है, सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है, अर्थात ये कथन क्या है, सही है, अभी कथन सही है। शीत ऋतु कारण क्या दे रहा है कि शीत ऋतु के दौरान देश का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहता है, अर्थात ये भी कारण भी क्या है, इसका सही है। 1 मिनट, सत्य किंतु असत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, और इसका सही आंसर होगा डी। और एक्सप्लेनेशन में देखें इसका, तो सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है और हल्की बारिश भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ के कारण केवल उत्तर भारत में होती है। वहीं शीत ऋतु के दौरान उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों का प्रभाव केवल पूर्वी तटीय भाग में होने के कारण वर्षा होती है। इन पवनों का प्रभाव देश के अधिकांश भाग में नहीं होता, अतः कथन सत्य है और कारण क्या है, गलत है। अगला प्रश्न भी मिलान करने वाला है कि कौन सा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, सत्रिया और कथक। कुछ पता हो चाहे ना पता हो, लेकिन कथक तो सबको पता होगा कि कहाँ का है, मतलब जितने लोग यूपी के एग्जाम दे रहे हैं उनको तो पता ही होगा कथक कहाँ है। तो कथक कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश का है। ठीक, तो कथक हमको पता है कि
कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। तो डी देखेंगे, डी किस में, उत्तर प्रदेश में कौन सा मिल रहा है? तो डी कहाँ कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन ए में मिल रहा है, बी मिल रहा है, सी में मिल रहा है, बी में मिल रहा है, डी में नहीं मिल रहा। तो इसका सही डी को क्या कर देंगे? कैंसिल। उसके बाद देखेंगे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो ये कुचिपुड़ी कहाँ? आंध्र प्रदेश का है। ठीक, तो कुचिपुड़ी अब देखेंगे कहाँ से मिल रहा है? बी का किस में मिल रहा है? बी का, आंध्र प्रदेश, बी का थर्ड। अब मिलाएंगे बी का थर्ड किस में है, अर्थात बी का केवल किस में है? बी का थर्ड ए में है, सी में नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे? कैंसिल। उसके बाद से ए में भी नहीं, सॉरी बी में भी नहीं है तो ये भी कैंसिल, डी में भी नहीं है तो इसको कैंसिल, अर्थात इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और जो इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। सत्रिया असम का। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न भी कथन उत्तर स्टेटमेंट से संबंधित है कि उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह प्रदेश के अवध क्षेत्र में किए जाने वाला नृत्य है। दूसरा क्या है? इस नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिड को संतुलित करती हैं और कृष्ण के गीतों पर नृत्य करती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन क्या दे रहा है कि एक और दो दोनों सही है, बी में क्या है? एक और दोनों, मतलब ऑप्शन ए में है कि दोनों गलत है, बी एक दोनों सही है, सी है कि केवल एक, डी है दोनों, मतलब केवल दो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका सही आंसर डी, अर्थात केवल दो। ये जो ऑप्शन ये है कि इस नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हैं और कृष्ण के गीतों पर नृत्य करती हैं, ये केवल सही है। और इसका इसमें ये स्टेटमेंट दिया है कि चरकुला क्या उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में गाया जाने वाला नृत्य है। तो ये अवध क्षेत्र में नहीं, जबकि ब्रज क्षेत्र में गाया जाने वाला एक नृत्य है। और इसके एक्सप्लेनेशन से देखें तो चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में किया जाता है और इस नृत्य में इस नृत्य में पर्दा घूंघट की हुई महिलाएं अपने सिर पर बड़े एवं लंबे बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी की पिरामिडों को संतुलित करती हुई कृष्ण के गीतों पर नृत्य करती हैं। यह नृत्य होली के दूज पर किया जाता है। नृत्य के साथ रसिया लोकगीत भी गाया जाता है। अगला प्रश्न रीजनिंग से संबंधित है कि यदि किसी वर्ष में 25 अक्टूबर को गुरुवार है तो उस महीने में सोमवारों की संख्या कितनी होगी? इसको छोड़ते हम लोग, केवल जीएस का प्रश्न देखना है इसमें, ताकि जल्दी से हो जाए। हालांकि ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। ए क्या दे रहा है? 3, बी 4, सी 5 और डी से कोई नहीं, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि कथन और कारण से संबंधित है कि हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण है। हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण है। और उसके बाद क्या कारण क्या है कि हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला क्या पूछा था कि हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है, ये तो कारण था। कारण क्या है? ये तो सही है, ठीक। और कथन क्या था कि उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति, ये क्या हो? अभिकथन क्या है? गलत है, अर्थात इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। और एक्सप्लेनेशन देखें इसका, तो हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में कम वनस्पति का आवरण है। उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में कम वनस्पति का आवरण है, अर्थात उत्तरी ढलानों पर वनस्पति कम है और दक्षिणी ढलानों पर अधिक है। इसका कारण क्या है कि उत्तरी ढलान पर वर्षा की मात्रा का कम होता है। हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तर पश्चिम मानसून के कारण वर्षा पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती है, इसलिए यह वनस्पति आवरण काफ़ी घना है। अतः ये असत्य है और आर सत्य है। अगला प्रश्न भी कथन और कारण से संबंधित है कि संवाद कुमुदी एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे, ये सही है। विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उनके लेख इनमें प्रकाशित हुए थे, ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है।
एक मिनट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, अर्थात दोनों सही है। और इसकी अभी कारण क्या है? कथन की सही व्याख्या भी कर रहे हैं। विधवा जलाने की प्रथा को निंदा करते हुए उनके लेख इनमें प्रकाशित हुए थे। दोनों सही है और व्याख्या भी इसका कर रहा है। और इसके एक्सप्लेनेशन में देखें तो सन 1881 एक प्रश्न ये भी पूछता है कि बंगाल ये संवाद कौमुदी है किस सन में लिखे थे? तो सन 1821 में राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से संवाद कौमुदी नामक एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन किया। एक सुधारवादी समाचार पत्र था जिसके माध्यम से उन्होंने सती प्रथा की निंदा की और उसकी समाप्ति के लिए अभियान चलाया। अर्थात ए और दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। उसके बाद क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करिए। तो फुतुहत उल सालातीन, तो फिरोज शाह, अगला क्या है? फिरोज शाह तुगलक। फुतुहात फिरोज शाही अब्दुल मलिक इसामी। तारीख है फिरोज शाही अमीर खुसरो। खजैन उल फुतुह, इसको सही का करना है, इसका मिलान करना है। तो इसका सही आंसर क्या है? सी। और जो एक्सप्लेनेशन में देखें कौन किसका बुक था, तो फुतुहत उल सलातीन किसका था? तो अब्दुल मलिक इसामी। फुतुहात फिरोज शाही तो फिरोज शाह तुगलक। तारीख है फिरोज शाही तो जियाउद्दीन बर्नी। और खजैन उल फुतुह किसका है? तो अमीर खुसरो का है। अगला प्रश्न भी कथन कारण से संबंधित है कि नीचे दिए गए कथन में एक कथन सही है, कथन कारण। कथन क्या कर रहा है कि बंद शीशों की खिड़कियां दरवाजों वाली कार में यात्रा करते समय व्यक्ति आकाशीय बिजली के आघात से सुरक्षित रहता है। तो कथन क्या है? इसका सही है। ठीक। एक और कारण क्या दे रहा है? तो एक बंद कार से खाली चालक की तरफ व्यवहार करती है, अतः आवेश कार के अंदर प्रवेश नहीं करती है। ये भी कारण भी इसका सही है और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। और जिसका वो अभिकथन हम पढ़ें कि बंद शीशे की खिड़कियां दरवाजों वाली कार में यात्रा करते समय व्यक्ति आकाशीय बिजली के आघात से सुरक्षित रहते हैं। और अभी बताएं कि कथन और कारण में, और जो देखना है कि कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है तो इसके आगे क्योंकि लगा देते हैं। और क्योंकि लगाने के बाद से और लगेगा कि हम वास्तविक में ये सही कह रहा है तो इसका कथन और कारण दोनों सही है और उसकी सही और उसका आंसर क्या हो जाएगा और उसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो जो इसके आगे क्योंकि लगा दें कि तो हो जाएगा कि क्योंकि एक बंद कार अंदर से खाली चालक की तरह व्यवहार करती है तो आवेश कार के अंदर प्रवेश नहीं करती है। तो इसका सही हो जाएगा ए आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। एक तो आंसर ऑप्शन नंबर सी इसमें दिया है कि ए आर दोनों सत्य है और आर इसकी सही व्याख्या कर रहा है। और इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो किसी खोखले चालक के भीतर विद्युत शून्य होता है और यदि इसे आवेशित किया जाए तो संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर ही रहता है। दरअसल बंद शीशे की खिड़कियों और दरवाजे वाली कार खोखले चालक के समान व्यवहार करते हैं, इसी कारण उसमें बैठे व्यक्ति आकाशीय बिजली के आघात से सुरक्षित रहते हैं। अतः खोखला गोला एक विद्युत परीक्षक की प्रकृति का होता है। ए आर दोनों सही है और सही इसकी व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न क्या है कि यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। उसके बाद रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें पूछ दिया कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन क्या है? ए सही है, बी सही है, मतलब दोनों सही गलत है, बी केवल दो सही है, सी है केवल दो एक और दोनों सही है, डी है केवल एक सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, अर्थात क्या है? दोनों सही हैं। और राइन नदी के बारे में थोड़ा देख लें तो राइन नदी का उद्गम आल्प्स पर्वत से होता है। यूरोप का सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है। राइन और रूस जर्मनी के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं। यहीं पर जर्मनी की अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। फ्रैंकफर्ट जर्मनी की प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र राइन बेसिन में ही है। वान और बेसल शहर इसी की तट पर स्थित हैं। नीदरलैंड में इसके मुहाने पर रॉटरडम बंदरगाह स्थित है। अतः कथन मतलब दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। अगला
प्रश्न इतिहास है कि रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासक थी। उसके बाद दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया था। इसका दोनों स्टेटमेंट क्या है? दोनों स्टेटमेंट सही हैं, अर्थात इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही हैं। बी हो जाएगा। बी में क्या दिया? 1 और 2 दोनों सही हैं। और एक्सप्लेनेशन में देखें इसका, तो रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चतुर्थ स्वतंत्र शासिका थी। इनके पूर्व गणपति महोदय और रुद्र प्रथम स्वतंत्र काकतीय शासक रहे। रुद्रमा ने अपने साम्राज्य की रक्षा और साम्राज्य विस्तार हेतु पांड्य, गंग एवं सेवना शासकों को पराजित किया। इटली निवासी मार्को पोलो ने रुद्रमा के प्रशासनिक क्षमता की बहुत प्रशंसा की है। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्न नंबर 32 क्या आ रहा है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 1960 में पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड पूर्व में उत्तर प्रदेश हिंसा में 1960 में स्थापित किया गया था। तो ये इसका सही, ये स्टेटमेंट क्या है? पहला क्या है? सही है। अब दूसरा देखते हैं क्या है कि 1901 से 5 के दौरान कानपुर, पुणे, सबौर, नागलपुर, कोयम्बटूर में 6 कृषि महाविश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या होगा? केवल सी, अर्थात पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ था? पंतनगर में खुला था 1960 में। और ये 1901 से 5 के दौरान, ये दूसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। और एक्सप्लेनेशन में इसका देखें तो देश के पहले कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर की स्थापना 17 नवंबर 1960 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था, जो वर्तमान में उत्तराखंड में स्थित है। वहीं लॉर्ड कर्जन के प्रयासों से 1905 से 1907 के मध्य कानपुर, पुणे, सबौर बिहार, नागपुर, कोयम्बटूर, रायपुर पाकिस्तान में 6 कृषि विश्वविद्यालय खोले गए। वर्तमान में देश में 3 कृषि विश्वविद्यालय। पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय इम्फाल, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा बिहार में है। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में किन राज्यों को जनजातीय क्षेत्र प्रशासन से संबंधित है? इसमें पहला क्या है? असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम। असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और असम, मेघालय, त्रिपुरा। हालांकि क्वेश्चन हमको काफ़ी मतलब समझ में नहीं आता, काफ़ी कन्फ्यूजिंग रहता है। तो इसके लिए हमने ये प्रश्न काफ़ी कन्फ्यूजिंग रहता है, तो इसके लिए हम एक सूत्र बनाए थे और ये एग्जाम में भी इसके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल किया। तो इसके लिए क्या था, हम बनाए थे ATMM, AA और ATMM। तो इसके लिए क्या हम याद किए थे? ए से क्या हो जाएगा? असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और दूसरे एम से मिजोरम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम। ये प्रश्न हम देखते ही काफ़ी आसानी से हो गया था, क्योंकि फार्मूला पे सीधे सीधे मतलब जो ट्रिक था उस पे आ गया था, और ये कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। और अगर जो इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। वहीं 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अतिरिक्त किसी अन्य राज्यों के राज्य क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए जाने से संबंधित प्रावधान है। यह उद्घोषणा कौन करते हैं? तो ये उद्घोषणा राष्ट्रपति जी करते हैं। प्रश्न नंबर 34 क्या है? सूची 1 तथा सूची 2 को मिलाइए, नीचे दिए कोड का उपयोग करते सही कथन चयन कीजिए। देश एक तरफ से है और एक तरफ से सूची है। ये उस समय का प्रश्न था जब ओलंपिक हुआ था कि कौन देश कितना पदक जीता हुआ था। तो ये इस समय ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना नहीं है। हालांकि जब भी लेटेस्ट जो गेम होगा उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसको छोड़ते हैं, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग कीजिए। विटामिन सी मिलान करना क्या आगे क्या दे? रतौंधी, फॉलिक अम्ल, बेरी बेरी, विटामिन ए रक्तअल्पता और विटामिन सी और विटामिन B1 स्कर्वी। इसका मिलान करने वाला है तो सभी लोग पता है विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। तो ए का कहाँ 4? तो ए का देख लेंगे कि 4 किस्में है। ठीक, एक मिनट, ये मिलान करने वाला प्रश्न है। तो विटामिन सी किससे संबंधित है? स्कर्वी से संबंधित है। देख लेंगे 4 किस्में है, ए में नहीं है तो ये कैंसिल हो जाएगा।
उसके बाद आता है क्या डी में, ये भी नहीं है, कैंसिल हो जाए, बचा क्या सी और बी। तो इसके बाद से इसका सही आंसर हो जाएगा। और दूसरा भी ऑप्शन देख लेंगे, विटामिन ओ सॉरी क्या है, विटामिन ए। विटामिन ए से क्या होता है, रतौंधी। तो सी का किस में है 1, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और एक्सप्लेनेशन देखें इसका, तो विटामिन सी स्कर्वी जो मसूड़ों में सूजन होता है, फालिक अम्ल जो रक्ताल्पता जिसे इनीमिया भी कहते हैं, विटामिन ए से क्या होता है रतौंधी, विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है बेरी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्या सही है। तो पूर्व माध्यमिक शिक्षा की आयु 3 से 5 वर्ष निर्धारित है। उसके बाद प्राथमिक शिक्षा की आयु 6 से 14 वर्ष निर्धारित किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा केवल मतलब ए, ऑप्शन नंबर ए है, अर्थात केवल बी सही होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में पूर्व माध्यमिक शिक्षा की आयु 4 से 6 वर्ष निर्धारित किया गया है, और इसमें क्या दिया है स्टेटमेंट में दिया था 3 से 5 वर्ष। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश की पूर्व माध्यमिक शिक्षा की आयु 4 से 6 वर्ष निर्धारित की गई, वहीं प्राथमिक शिक्षा की न्यूनतम आयु सीमा 6 वर्ष तय की गई। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा 1 से 5 की आयु और 6 से 11 वर्ष निर्धारित है, अतः कथन बी सही है। नई शिक्षा नीति विद्यालय पाठ्यक्रम में परिवर्तित करके 5334 पाठ्यक्रम शैक्षणिक ढांचों को पुनर्गठित किया जा रहा है। अगला प्रश्न, कालक्रमिक से मिलान मतलब इसके कालखंड के अनुसार कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ, इसको व्यवस्थित करने वाला है। तो देखते हैं पहला क्या, भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए, तो इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले लेकर आखिरी तक। तो रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन, कोल इंडिया लिमिटेड अर्थात CIL का स्थापना, उसके बाद क्या कर रहा है कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण, कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण। एक मिनट, अगला क्या है कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण। फिर राष्ट्रीय कोयला विकास निगम NCDC की स्थापना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसका मिलान कर एक्सप्लेनेशन देखें, तो भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं को सही कालक्रम क्या है। तो रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन कब हुआ था, वर्ष 1774 ईस्वी से 1774 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के मैसर सुमनेर और हिटली द्वारा किया गया था। उसके बाद राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना 1956 में हुई थी। फिर कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में संपन्न हुआ, जो मई 1972 और 1 मई 1973 में हुआ। उसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड CIL की स्थापना नवंबर 1975 में हुई, और कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न की कंपनी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न भी कथन व कारण से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि विषुवतीय कथन ये कारण से संबंधित है। तो ये क्या रहा है कि विषुवतीय बायोम सबसे घना एवं सर्वाधिक जैवभार वाला वन बायोम है। और दूसरा कारण क्या पूछ रहा है इसमें कि विषुवतीय वन क्षेत्र में वर्षा उच्च वर्षा एक एवं उच्च तापमान रहता है। इसका सही आंसर हो जाए, कथन व कारण दोनों सही है, और कारण क्या कर रहा है कथन की सही व्याख्या कर रहा है, अर्थात इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और इसका एक्सप्लेनेशन में देखें, तो विषुवतीय बायोम का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों तरफ 5 से 10 डिग्री अक्षांश तक होता है। पूरे वर्ष उच्च तापमान, आर्द्रता एवं भारी वर्षा होने के कारण यहाँ सदाबहार वन का विकास होता है, और जिसकी सघनता, जैवभार व जैव विविधता सर्वाधिक होती है। पृथ्वी के आधे से अधिक जंतुओं प्रजातियों की प्रजातियाँ यहीं पाई जाती हैं, अर्थात कथन व कारण दोनों सही है, सही इसके और सही व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ में सही कथन कौन पर विचार कीजिए। तो वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, और सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, अर्थात
स्टेटमेंट ए और बी दोनों सही हैं। और इनके बारे में देखें तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सही आंसर क्या होगा? ए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बांग्ला साहित्य के मूर्धन्य विद्वान, कवि, लेखक, उपन्यास के रूप में जाने जाते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंसी कॉलेज में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाले ये प्रथम भारतीय रहे हैं। उसके बाद दुर्गेश नंदिनी की प्रथम रचना सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था। आनंदमठ उपन्यास में उन्होंने सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया है। और इनका अंतिम उपन्यास क्या था? नहीं, दुर्गेश नंदिनी इनका प्रथम उपन्यास था और अंतिम उपन्यास क्या था? तो सीताराम, अर्थात इसका दोनों कथन सही है। उसके बाद प्रश्न नंबर 40 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तो उनको नीचे दिए कूट का उपयोग करते हुए उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण कब हुआ था? तो ये 1969 में हुआ था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण, तो ये एक मिनट, बैंकों का राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण कब हुआ था? तो दूसरा चरण 15 अप्रैल 1980 को हुआ था। हालांकि ये कूट से मिलान करने वाला है। उसको तीसरा स्टेटमेंट क्या दिया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, उसके बाद नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। ये शिवरामन कमेटी के सिफारिश पे हुई थी। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। और एक्सप्लेनेशन में देखें इसका तो क्या दे रहे हैं कि भारत में बैंकिंग क्षेत्रों की महत्वपूर्ण घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 19 जुलाई 1969 को पहला चरण था। फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को। बैंकों का राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण 15 अप्रैल 1980 को। और राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड जिसे कहते हैं, 15 जुलाई 1982 को। और नाबार्ड की स्थापना शिवरामन कमेटी की सिफारिश हुआ था। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि बैंक के लेन देन में पिन का अभिप्राय क्या होता है? तो पिन का अभिप्राय क्या होता है? तो इस पोस्टल इंडेक्स नंबर, परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर या पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो बैंकों के लेन देन में पिन का अभिप्राय है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। प्रश्न नंबर 42 क्या करा है? निम्नलिखित में किस संगठन ने वर्ष 2023 में वाराणसी को अपना पहला पर्यटन सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया था? ये उस समय करंट अफेयर से संबंधित था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्योंकि संघाई सहयोग संगठन ने बनारस को पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया था। संघाई सहयोग संगठन एससीओ ने वाराणसी को वर्ष 2022-23 के लिए अपनी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित की है। एससीओ के कुल 8 सदस्य हैं। चीन, रूस, ये पूछ देता है कि एससीओ के कितने सदस्य हैं? तो चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान। अगला प्रश्न भी कथन कारक से संबंधित है। तो भारत में लवणीय मिट्टी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, सही है। ये कथन क्या है? सही है। उसके बाद कारण क्या दे रहा है कि लवणीय मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है, जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु, खराब जल निकासी है। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है और कारण इस कथन की सही व्याख्या कर रहा है। और जो इसको शुरू से हम लोग पढ़ें, भारत में लवणीय मिट्टी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, ये तो सही है। उसके बाद और जो क्योंकि लगाएं, क्योंकि लवणीय मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है, जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु, खराब जल निकासी है। तो कथन व कारण दोनों सही है इसका, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और एक्सप्लेनेशन में देखें तो भारत में लवणीय मृदा मिट्टी कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। इसमें वनस्पति का भी अभाव पाया जाता है। लवणीय मृदा का विकास शुष्क और शुष्क जलवायु तथा खराब जल निकासी और जलाक्रांत क्षेत्रों में होता है। इस मृदा में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की अधिकता होती है, अर्थात ए और दोनों सत्य है। और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। जिप्सम तथा पाइराइट का प्रयोग कर लवणीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाया जा सकता है। लवणीय मृदा का अधिकतर प्रसार पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टा एवं सुंदरबन क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्रों में अधिक है। यहाँ इस मिट्टी को रेह, ऊसर एवं कल्लर कहते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 44, बुरहान उल मुल्क सआदत खान के संदर्भ में सही निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो अवध के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक सआदत खान थे। और दूसरा क्या कह रहा है कि उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ए और बी, 1 और 2 दोनों सही हैं। और एक्सप्लेनेशन देखें तो
अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक शहादत खां बुरहान उल मुल्क था। मुगल दरबार के ईरानी शिया गुट का सक्रिय सदस्य था। इसके नवगठित स्वतंत्र राज्य की राजधानी कहाँ थी? फैजाबाद थी। और मोहम्मद शाह के शासनकाल में निजाम मुल्क के नेतृत्व में सैयद बंधुओं के खिलाफ षड्यंत्र की शुरुआत हुई। इस षड्यंत्र में शहादत खान ने सम्राट का साथ दिया। नादिर शाह के आक्रमण पर उसने शाही मामले में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया एवं अपने नाम तथा सम्मान की रक्षा के लिए 1739 में आत्महत्या कर ली। उसका उत्तराधिकारी उसका भतीजा एवं दामाद सफदरजंग अमुल मंसूर खान थे। अगला प्रश्न कथन कारण से ये सभी संबंधित है। तो इसमें कह रहा है कि भारत में रबी फसलों की खेती मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा जैसे उत्तर पश्चिमी राज्यों में की जाती है और इन राज्यों में रबी फसलों की सफलता सर्दियों के दौरान पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण होने वाली बारिश पर निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, अर्थात ए सत्य है और आर असत्य है। आर में क्या कह रहा है कि मतलब रीजन में कारण में क्या रहा है, इन राज्यों में रबी फसलों की सफलता सर्दियों के दौरान पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण होने वाली वर्षा पर निर्भर करती है। तो ये गलत है। इस एक्सप्लेनेशन में देखें तो भारत में रबी फसलों की खेती के मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार आदि राज्यों में की जाती है। अक्टूबर की शुरुआत में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। इसके अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान जो आर्कटिक, भूमध्य सागरीय और पश्चिमी एशियाई क्षेत्रों से नमी लाकर उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में सर्दियों में वर्षा करवाते हैं, जिसमें वहाँ शीतकाल में कुछ वर्षा हो जाती है। अगला प्रश्न है ये स्टेटमेंट से संबंधित। तो रूस में कुजबास क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो यह क्षेत्र कोयला और लौह अयस्क से समृद्ध है। और दूसरा क्या कह रहा है कि नोवोसिबिर्स्क इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दोनों सत्य है, बी मतलब केवल दो सत्य है और केवल एक सत्य है और दो या दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर क्या था? ऑप्शन ए, अर्थात ऑप्शन ए में क्या था कि दोनों सही हैं। और जो एक्सप्लेनेशन में देखें इसका, तो रूस का कुजबास क्षेत्र कोयला लौह अयस्क में समृद्ध क्षेत्र है। इस क्षेत्र में स्थित नोवोसिबिर्स्क एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। रूस में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कोयला है। इसका भंडार मुख्य रूप से कुजनेतस्क बेसिन, पूर्वी साइबेरिया, यूराल क्षेत्र तथा मॉस्को उप बेसिन क्षेत्र में है। इसके अतिरिक्त रूस में लोहे, मैग्नीज, बॉक्साइट के भंडार प्रमुख रूप से पाया जाता है। प्रश्न नंबर 47 क्या कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए, एक कथन मतलब कथन कारण से संबंधित है। तो अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों द्वारा सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया। ये क्या था? ये कथन क्या है? सही है। उसके बाद यह सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया ताकि ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को ठेस पहुंचे। तो कथन क्या है? सही है। कारण क्या है? गलत है। ये सीमित रखा गया ताकि ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को ठेस पहुंचे, इसलिए ये इसको सीमित नहीं रखा गया था। अर्थात इसमें क्या दे रहा है? तो ऑप्शन इसका सही बी क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ए सत्य है किंतु आर गलत है। और जो एक्सप्लेनेशन में देखें इसका, तो अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों द्वारा सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया। इस सत्याग्रह को सीमित रखने का महत्वपूर्ण कारण यह था कि अंग्रेज सरकार अध्यादेश पर अध्यादेश जारी कर रही थी तथा अभिव्यक्ति व प्रेस की आज़ादी के साथ साथ सभा और संगठन करने का अधिकार धड़ाधड़ छीन रही थी। देश भर के मजदूरों को उनके प्रकार से परेशान किया जा रहा था। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेलों में डाला जा रहा था। जाहिर था कि कांग्रेस द्वारा जनसंघर्ष छेड़ने का फैसला करते उसे कुचल दिया जाता। और एक प्रश्न यह पूछता है प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रश्न नंबर 48 क्या कर रहा है कि बिपिन चंद्र पाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो वह ब्रह्म समाजी नेता तथा समाज सुधारक थे। न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया था। तो इनके बारे में सही आंसर हो जाएगा, मतलब सही स्टेटमेंट है, दोनों सही है। और एक्सप्लेनेशन देखें इनका, तो बिपिन चंद्र पाल एक ब्रह्म समाजी नेता और समाजवादी
ब्रह्म समाजी नेता और समाज सुधारक थे। इनकी स्वतंत्रता चेतना ने उन्हें अपने जीवन में बहुत से ही सामाजिक बुराइयों, कुप्रथाओं और ब्रह्म समाज के झंडे तले विरोध करने के लिए प्रेरित किया था। ये जाति प्रथा के खिलाफ थे। इन्होंने 1892 में न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशन किया। इनकी अन्य पत्रिकाएं निम्न प्रदर्शक हैं। 1880 में कौन? बंगाल पब्लिक ओपिनियन। फिर उसके बाद से 1882 में लाहौर ट्रिब्यूनल, 1887 में स्वराज, फिर 1908 से 1911 तक बंगाली, फिर 1924 बंगाली 1924 से 25 में था। परिदर्शक 1880 में आया था। फिर उसके बाद बंगाल पब्लिक ओपिनियन 1882 में, मतलब ऐसे ही था इनका। अगला प्रश्न 49 क्या कह रहा है, ये भी मिलान करने वाला है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग कीजिए। तो मतलब कौन सा जो तेल शोधन है और किस राज्य में है, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सीधे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बरौनी कहाँ है? बिहार में। बोगाई गांव कहाँ है? असम में। बीना कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कोयली कहाँ है? गुजरात में। ये हालांकि कई बार यह प्रश्न पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक। और इसमें क्या था ना, डी, अगर जो आपको ये पता होगा, देखिए ये प्रश्न सॉल्व करने के लिए हमने एलिमिनेट प्रोसेस लगाया था। हमको पता था कि डी मतलब कोयली कहाँ है? गुजरात में, तो डी का सी हो जाएगा, ठीक। हम देख लेते डी मतलब सी किस ऑप्शन आ रहा था। डी एक में, ए में सी मतलब कोई बी, सॉरी, डी के ऑप्शन में थर्ड किस में आ रहा है, और जो वो मिलान कर लें तो इससे तुरंत सॉल्व हो जाएगा। हमको पता था कि कोयली गुजरात में आता है, तो हमने देखा कि डी के अंतर्गत मतलब क्या 3 कहाँ पे हैं, तो ये ऑप्शन ए में नहीं है, सी में नहीं है, तो ये भी कैंसिल, बी में नहीं है, ये भी कैंसिल, डी में है, अर्थात ये सही हो जाएगा। बाकी और ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ता। अगला प्रश्न 50 क्या है, मैथ से संबंधित है। यदि ए अपान एच बराबर ए अपान एच प्लस वाई अपान बी इजकल टू 1 और बी अपान वाई प्लस जेड अपान सी बराबर 1 है, तो एच अपान ए प्लस सी अपान जेड किसके बराबर होगा? तो ये सॉल्व करने वाला मतलब मैथ का क्वेश्चन था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक। और आज की वीडियो में इतना ही, और एक प्रश्न को लगभग 2 दिन में सॉल्व 2 वीडियो में ख़त्म किया जाएगा। और आज इतना ही। अगले और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो जब भी डाला जाए इसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए।